Hello. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Hello. Can you hear me? भाई जल्दी बोलो, लेक्चर स्टार्ट करना है ना। प्रतीक, आवाज आ रहा है क्या मेरा? ओके, चलो। कैन यू हेयर मी? तो आज का लास्ट सेशन है एंड मैंने आपको 5 हेड्स का कमिटमेंट दिया था, तो आज अपन लास्ट हेड कंप्लीट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक 20-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सो शैल वी गो अहेड देन। एक बार सब लोग हाँ बोल दो। यस पूर्वा, गुड आफ्टरनून। अच्छा, नोट्स नीचे टेलीग्राम ग्रुप में दिए हैं, सो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। Aman entered into agreement with a bridge for sale of building for 20 lakhs. Aman received advance of 2 lakh rupees and subsequently agreement was cancelled. Aman forfeited advance money. एडवांस मनी का ट्रीटमेंट क्या होगा? December 15 का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। गाइस 1 मिनट। यस, बोलो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 1? तो ये एडवांस मनी फॉरफिट कब हुआ है? जून 21। अपन ने क्लास में पढ़ा था कि 31 मार्च 14 के बाद अगर एडवांस मनी फॉरफिट हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? डी होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? इट विल बी अ डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। राधा हेल्ड 10,000 12% preference shares of 100 each in Rosa Limited. Dividend was received on 25th March 22. Calculate the amount chargeable to tax. तो अभी अपने को यहाँ पे डिविडेंड निकालना है, कितना होगा बताओ फटाफट। चलो बताओ, डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? 10,000 शेयर से एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है। इंटू 12%। तो आंसर इज सी, 1,20,000।
है ना। 10 लाख के शेयर्स हो गए, 12% डिविडेंड, 1,00,000 12,000 रुपये, 1,20,000 आएगा। Question 3. A private limited company engaged in manufacturing activity had general reserve of 20 lakhs. It granted loan of 5 lakh to a director who held 13% shareholder cum voting rights in the company. The said loan was repaid by him before the end of financial year. The amount of dividend arising out of above transaction. Guys, यहाँ पे अप्लाई होगा सेक्शन 2. यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बोलो। अभी सेक्शन 222 क्लॉज ई में क्या बोला है, जो डिविडेंड दे रहे वो क्या होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। जिन्होंने लोन दिया है, जिस बंदे को लोन दिया उसके पास 10% से ज़्यादा शेयर्स होना ज़रूरी है। तो जितना लोन दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये उस बंदे का इनकम माना जाएगा। प्लस मैंने क्लास में ये भी कहा था कि ये लोन उसने रिपे भी किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया, तो भी ये अपना इनकम माना जाएगा। तो मैंने आपको सभी हिंट्स बताया है। अभी बताओ सही आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, फटाफट आंसर दो। बोलो 3 का आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, क्योंकि 5 लाख का लोन दिया है एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20 लाख है, तो 20 लाख से 5 लाख कम है। डायरेक्टर के पास 10% से ज़्यादा शेयर्स भी है, और हमने ये भी पढ़ा था कि वो लोन रिपे भी किया तो भी इनकम माना जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, सी होगा। इज दिस क्लियर। बताओ, पहले 3 क्लियर, तो फटाफट बोलो क्लियर है। क्वेश्चन 4. X Limited reduced its share capital and for that distributed to its shareholder amount of 55 lakh. The company possesses accumulated profit of 35 lakh. What will be the amount treated as deemed dividend? Reduction of share capital. बोलो क्या आंसर है, फटाफट बोलो आंसर क्या है क्वेश्चन 4 का। फोर का आंसर क्या है, बी, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 55 लाख है, लेकिन रिडक्शन 35 लाख का हुआ है, तो 35 लाख को डीम डिविडेंड माना जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन 5. एज पर सेक्शन 222E, लोन एडवांस गिवन बाय प्राइवेट कंपनी टू अ कंसर्न इन विच शेयर होल्डर हैज अ सब्सिडेंट इंटरेस्ट। रामलाल एंड बसंती का एग्जाम्पल याद है ना, अपने क्लास में कहा था रामलाल बसंती, वो वाला है। देन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हेल्ड बाय प्राइवेट कंपनी कैपिटलाइज, इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अ पर्सन इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। यस, यहाँ पे डीम डिविडेंड है कि नहीं वो क्वेश्चन नहीं, उन्होंने बोला है कि डीम डिविडेंड है, बट ये टैक्सेबल कब होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इज इट ए, बी और आइदर ऑफ ए और बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अगर कंपनी है तो 20% शेयर्स एंड अदर देन कंपनी है तो 20% प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। 20% होना चाहिए, या तो आपके पास 20% प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए या 20% शेयर्स होने चाहिए, दोनों होना ज़रूरी है। तो 5 का आंसर का सी है, सी दोनों है। ए भी गलत नहीं है, बट दोनों है तो भी चलता है। जिन्होंने ये बोला उनका आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है। बी भी गलत नहीं है, बट दोनों का ऑप्शन ए एंड सी में दिया है, तो दोनों टिक करो। द मैक्सिमम लिमिट फॉर एग्जम्पशन ऑन टीडीएस इन केस ऑफ लॉटरी। बोलो लॉटरी के केस में कब तक टीडीएस कट नहीं होगा।
10,000 बराबर है. व्हाट इज द आंसर? 10,000. Winning from lottery gross 90,000. Calculate the amount to include while computing income from other source. Now क्वेश्चन से हमें क्या दिया है? आपको लॉटरी इनकम दिया है. मैंने आपको क्लास में कहा था कि अगर नेट इनकम दिया है तो उसको ग्रॉस इनकम निकालना पड़ता है. कैसे निकालते हैं अपन? ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एग्जाम में अपने को नेट इनकम दिया है तो अपने को इनकम निकालने के लिए ग्रॉस इनकम लेना पड़ता है. तो अभी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ग्रॉस इनकम दिया है एंड पूछा है कि आप इनकम निकालने के लिए कौन सा इनकम लेंगे, तो ग्रॉस इनकम ही लेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन. अगर नेट इनकम दिया है तो विल कैलकुलेट ग्रॉस इनकम, बट इन क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रॉस इनकम इज गिवन, सो नो नीड टू डू एक्स्ट्रा कैलकुलेशन. जो इनकम दिया है वही अपन कंसिडर करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तन्मय यहाँ पे टैक्स नहीं पूछा है, यहाँ पे इनकम कितना ऐड होगा ये पूछा है. ओके तो अगर ये समझा तो सब लोग टाइप करके भेज दो. क्लियर है? फटाफट. सीमा रिसीव रेंट ऑफ 7 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीन नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड PGPP. शी एक्सपेंडेड 40,000 फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी but failed to deduct TDS on such expense. Calculate the taxable income under the head. बोलो. नाउ देखो अभी क्वेश्चन ट्रिकी है. रेंट कितना मिला है? 7 लाख. अभी पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे है. 40,000 जो अपन ने पेमेंट किया उसका अपन ने TDS नहीं काटा. अभी अपन ने PGPP में सेक्शन पढ़ा था कि अगर आप पेमेंट रेसिडेंट को दे रहे हो और पेमेंट कोई भी हो, अगर आप TDS कट करना भूल गए तो 30% डिसअलाउ होगा, मतलब अलाउ होगा 70%. तो अपन जो खर्चा माइनस करेंगे वो 70% करेंगे. सो यहाँ पे रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अपने को मिला है 7 लाख लेस रिपेयर्स. $40,000 minus 30%. Is this clear? Question 8 is very different question. सबको समझा क्या? लिख लिया आपने? हाँ बोल दो फटाफट. लिखा है तो सी वो PGPP इनकम नहीं है, बट TDS के प्रोविजन तो सब जगह पे अप्लाई होते हैं ना. है ना. सी अल्टीमेटली पेमेंट जब तुम करोगे TDS इज ऑन नेचर ऑफ पेमेंट. मेरे को मिलने वाला इनकम कौन साइड में जाता है उसके ऊपर TDS नहीं होता है. TDS डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पेमेंट. तो अगर रिपेयर्स है तो TDS कट होना ही चाहिए. फिर वो रिपेयर का बेनिफिट मैं अदर सोर्स में क्लेम करूँ या PGPP में, दैट इज माई पर्सनल लुकआउट. करेक्ट ना. बट TDS कब होता है? वो पेमेंट एक्सीड हुआ तो. फिर पे कौन करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तन्मय. नेक्स्ट. A firm received drawings worth ₹1 lakh as a gift from X an individual on 20th April 21
द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट। अच्छा, पहली चीज आपको लर्न करना है कि गिफ्ट के प्रोविजन ऑल एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, तो ये फॉर्म के लिए भी अप्लाई होगा। गिफ्ट में 5 कैटेगरी, अभी अपने को ड्राइंग मिला है, ड्राइंग मिला है मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। मूवेबल में कैटेगरी डी है, विदाउट कंसिडरेशन। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि मूवेबल है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन चेक करो पहले ड्राइंग्स गिफ्ट में आता है क्या। मैं अपन ने लिस्ट पढ़ा था कि गिफ्ट में हर एक प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कवर्ड है। तो अगर ड्राइंग गिफ्ट में कवर्ड है तो ही वर्किंग होगा। अगर यहाँ पे कार होता तो नील होता, क्योंकि कार इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले बताओ ड्राइंग कवर्ड है क्या गिफ्ट के कैटेगरी में, बताओ। गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है बताओ उसमें ड्राइंग कवर्ड है कि नहीं। अगर हाँ है तो फिर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। यस, यू आर राइट, ड्राइंग इज कवर्ड। तो इसलिए अमाउंट 50,000 के ऊपर है तो एग्रीगेट है, तो इसका एफएम भी 1 लाख रुपए आपके इनकम में पूरा क्या होगा, ऐड होगा। क्वेश्चन 10, ऑन 5 February 22 रजत गेट्स अ गिफ्ट ऑफ मोटर कार फ्रॉम रिलेटिव। नाउ मैं सभी लोगों से सही आंसर चाहता हूं। मोटर कार का गिफ्ट मिला है, बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन 10 का। सब लोग भेजो आंसर 10 का, फटाफट भेजो। मोटर कार इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। गिफ्ट में जो भी प्रॉपर्टीज कवर्ड है उसमें मोटर कार नहीं आता, इसलिए मोटर कार को अपन ने हटा दिया है। आंसर इज सी। ऑन 30 December 21 राजू गेट्स बाय गिफ्ट अ कमर्शियल फ्लैट फ्रॉम एल्डर ब्रदर। उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 lakhs है। जून 2012 का क्वेश्चन है। अभी इमोल प्रॉपर्टी के लिए 2 है, कैटेगरी बी एंड सी। बी इज इमोल प्रॉपर्टी, सी ऑल्सो इमोल है। बी इज विदाउट कंसिडरेशन एंड कैटेगरी सी इज विद कंसिडरेशन। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया है, मतलब ये विदाउट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है क्या है, तो पूरा इनकम माना जाएगा। एंड अगर आपने कुछ पेमेंट किया तो फिर वो डिफरेंस लेना पड़ता है, फिर उसमें वो 110%, 120% भी अप्लाई करना पड़ता है। बट दिस इज विदाउट कंसिडरेशन। तो जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 के ऊपर है वो इनकम में ऐड होगा। प्लस आपको ये भी लर्न करना है कि प्रॉपर्टी के लिए लिमिट पर प्रॉपर्टी 50,000 है, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं है। तो गिफ्ट का जो कैटेगरी बी एंड सी है प्रॉपर्टी का, इमोल प्रॉपर्टी, वहाँ पे पर प्रॉपर्टी 50 का लिमिट है। बाकी जितने भी सभी कैटेगरी है, ए है, डी है, ई है, वहाँ पे एग्रीगेट है, बट बी एंड सी में लिमिट इज पर प्रॉपर्टी। चलो क्वेश्चन 12, Rajesh gifted Immol property for consideration of 70 lakhs. The stamp duty value as on date of agreement is 81 lakh, whereas stamp duty value on the date of registration is 82.50 lakhs. Part of the amount of consideration is 34 lakh has been received by check on the date of agreement. What will be the taxable amount? ये है कैटेगरी सी। गिफ्ट में है कैटेगरी सी। कंसेशन 70 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 81 लाख है।
तो आपने को क्या देखना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है क्या? यस। सो 80 लाख इज ग्रेटर देन 77 लाख, तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा, एंड प्रोविजन अप्लाई होगा तो फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड अमाउंट पेड ये 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 81 लाख से अपन ने दिया 70 लाख, तो अपने को 11 लाख का फायदा हुआ है। ये फायदा भी 50 के ऊपर है क्या? है, इसलिए पूरा 11 लाख टैक्सेबल होगा। तो बोलो व्हाट इज द आंसर? सब लोग टाइप करके भेजो फटाफट, व्हाट इज द आंसर? 11 लाख रुपीज। लिख ले अपने आंसर्स। बोलो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस क्लियर? अंकिता प्रोविजन है ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने प्राइस का 110% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अंकिता अपना प्राइस यहाँ पे 70 लाख है, 70 लाख का 110% 77 लाख। आई होप अंकिता मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर किया है। Where a firm or closed company received from any person any property being shares of another closed company without consideration. ओके अभी देखो गिफ्ट के प्रोविजन सभी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर वो फर्म हो या क्लोज्ड कंपनी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गिफ्ट मिला है, क्या मिला है? शेयर्स मिले हैं। तो अभी आप चेक करो कि शेयर्स प्रॉपर्टी की लिस्ट में आता है क्या? अगर आता है तो फिर वो इनकम होगा, बिकॉज दिस इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन है। तो इज शेयर्स पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी? यस। तो फिर कौन सा वैल्यू होगा? जिस दिन शेयर्स मिले, ये शेयर्स मूवेबल में आता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। क्या लेना है अपने को? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। एंड वो 50 से ज़्यादा भी होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। मतलब खाली एफएमवी मिलके मतलब नहीं, वो 50 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा। सो आंसर इज बी। तब मैं एक बार आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन 14, Sarath has received sum of 3,40,000 as an interest on enhanced compensation for a compulsory acquisition of land by state government in May 2021. Out of this, only 12,000 pertain to current year and rest pertain to earlier year. The amount chargeable to tax कितना होगा? अच्छा, अपन ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और उसमें 50% का डिडक्शन मिलेगा। सो टोटल मिला है 3,40,000। अभी वो कौन से साल का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो वेन आई से इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इट इज टैक्सेबल है, इट मीन्स वो इस साल का हो या पहले साल का हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दिया ना कि 12,000 करंट ईयर का है एंड उसके बाकी का पहले साल का है। दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो अगर ये इस साल मिला है तो ये इसी साल टैक्सेबल होगा, फिर वो कौन से ईयर का फर्क नहीं पड़ता है। तो 340 माइनस 50%, व्हाट इज आंसर? 1,70,000 द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम फैमिली पेंशन। बोलो फैमिली पेंशन में से कितना डिडक्शन मिलेगा? 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। तो आंसर इज बी। जस्ट 1 मिनट।
जस्ट 1 मिनट मैं देखता हूँ। चलो, तो 15 का आंसर क्या है? बी है। यश, काजल, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? इस स्क्रीन विजिबल ना हो? ओके, नेक्स्ट, बहादुर और डिफेंस पर्सनल डाइड इन वॉर. His wife received family pension of 7,500 per month during 21-22. Calculate the amount chargeable to tax under that income from other source. Now इसके लिए अपने को चैप्टर 3 पे जाना पड़ेगा. चैप्टर 3 में अपन ने सेक्शन पढ़े थे 10, 19. तो सेक्शन 10, 19 में अपन ने पढ़ा था कि अगर वो आर्म फोर्स का एम्प्लॉई है एंड अगर उसकी डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन हुआ है तो मिलने वाला फैमिली पेंशन टोटली एग्जेम्प्ट है. और यहाँ पे बोला है ही डाइड इन अ वॉर, तो ड्यूरिंग इज ऑपरेशनल ड्यूटी उसकी डेथ हुई है तो मिलने वाला फैमिली पेंशन पूरा एग्जेम्प्ट है. यहाँ पे 1/3 का एग्जेम्पशन क्लेम मत करना, आंसर इज नील. और 15 का ए है, सॉरी 15 का ए है, 1/3 है. मैंने गलती से बी टिक किया था, बोलते से मैंने सही बोला था 1/3. तो 15 का ए है और 16 का डी है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. क्वेश्चन 17, सुंदर डाइड ऑन 23 जुलाई 17 while being in central government service. His widow Mrs. Sundar is paid family pension 10,000 per month and DS allowance 40% thereof. Compute the taxable income for assessment year 22-23. अच्छा, सुंदर की जो डेथ हुई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो आर्म फोर्स का एम्प्लॉय नहीं है. मतलब फर्स्ट थिंग, ये पूरा पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगा. नाउ पेंशन कब कितना मिला उसको? पेंशन 10,000 पर मंथ मिला है. 2017 को डेथ हुई है, मतलब 21-22 में पूरा पेंशन मिला 1,20,000 का फैमिली पेंशन, प्लस डीएनएस अलाउंस मिला है 40% ऑफ पेंशन. तो बोलो कितना, कैसे करेंगे वर्किंग बताओ. तो आंसर इज 1,53,000. आंसर 1,53,000. क्योंकि पहले जो फैमिली पेंशन है उसमें से 1/3 और 15,000 तो आगे 1,15,000. एंड डीए जो है वो पेंशन के ऊपर है. तो पेंशन अगर 1,20,000 मिल रहा है तो एम्प्लॉयर डीए भी 1,20,000 का देगा. एग्जम्पशन इनकम टैक्स दे रहा है.
डीए एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जितना पेंशन देगा वो उसी के ऊपर डीए देगा, इसलिए डीए 115 पे मत निकालना, लॉजिक लगाओ। एम्प्लॉयर जितना एम्प्लॉयर दे रहा है ना पेंशन, तो वो उसके ऊपर डीए देगा। एग्जामेशन देने का अधिकार एम्प्लॉयर का नहीं, वो इनकम टैक्स का है, तो इसलिए आंसर होगा 1,53,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आंसर इज सी। चलो 18, कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 3,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट दिया है। रेंटल इनकम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बोलो कितना होगा इनकम? अनुराग वो जुलाई 17 है, अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है। मैं देखता हूँ स्क्रीन क्यों गया। लॉटरी इनकम कितना है का बोलो? 70,000 अपॉन 0.70, तो आंसर इज 1,54,000। चलो समझ में आ गया? चलो लास्ट क्वेश्चन। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी 75,000, बोलो। अभी आखिरी के दो सेम ही है। पहला वाला मैरिज एनिवर्सरी को गिफ्ट मिला है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज है तो एग्जेम्प्ट है, मैरिज एनिवर्सरी इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो कितना इनकम आएगा फिर? तो ये कैश गिफ्ट 75 टैक्सेबल होगा। उसके बाद लॉटरी so that's it guys, we have completed around 100 important MCQs मैंने सॉल्व करके लिए ऑफ 5 ईयर्स। जैसे मैंने आपको कमिट किया था मैराथन में, कैपिटल गेन मैंने आपको कमिट किया था, वो मैंने सेशन लिया है और 5 ईयर्स का मैंने MCQ का भी रिवीजन लिया है। आई होप दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू गेट योर बेसिक नॉलेज, मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है रिगार्डिंग हेड्स। सो नाउ आई होप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अपेयर फॉर द एग्जाम, क्योंकि आपने मेहनत एकदम अच्छी की है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का डाउन रहता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से। तो ये जो मैंने 5 सेशन लिए है, बस इसका पर्पस था कि आपका प्रेशर अननेसेसरी कम करना है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छी की है बट अननेसेसरी वी डाउट आवर सेल्फ, इसलिए मैंने आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो पर्पस यही था कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, बस खुद पे भरोसा रखो एंड अभी एक्स्ट्रा नया कुछ भी मत करो, जितना पढ़ा है उस पर ही फोकस करो। इज दैट ओके? ठीक है।
कौस्तुभ ऑलरेडी स्टार्टेड क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड। तन्मय वैसे बताना मुश्किल है क्योंकि 50 मार्क के लिए अपने पास 18 चैप्टर्स है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ फिर भी क्लास में मैंने जो इंपॉर्टेंट बोला है ना उतना पढ़ के जाओ, मतलब उतने सेक्शंस को 2-2 बार पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच। एंड अगर टाइम मिला, अभी क्या मेरा तारीख 26 है, मैं आपको अभी एंगेज नहीं करूंगा, अभी आप सेल्फ स्टडी करो। एक ही रिक्वेस्ट है, नया कुछ भी मत करो, अभी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जो प्रिपेयर किया उतना ही करना है। इज दैट ओके? चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड डेफिनेटली अपन अगले इसमें मिलेंगे, फाइनल में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, वी आर देयर इन द सेम व्हाट्सएप ग्रुप, सो एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड, प्लीज ड्रॉप मैसेज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो बाय बाय। कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, बट अभी मैं एक्स्ट्रा सेशन नहीं लूँगा बिकॉज अभी एग्जाम आ गया है, सो मैं आपको एंगेज नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। अभी यूट्यूब पे कुछ भी नहीं देखना है, बस अपन ने जो पढ़ाई की उस पर ध्यान दो। नई चीज़ देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन, कोई भी 200% प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो नई कुछ भी मत देखो, नहीं तो अगेन आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।